हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने इकोनॉमिक्स में न्यूज एंड शॉर्ट्स में लगभग मैंने आपको 2 आर्टिकल करा दिए थे और आज से हम न्यूज एंड शॉर्ट्स में इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आगे बढ़ेंगे तीसरे आर्टिकल से और आज हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जल्दी से जल्दी हमें पढ़ना है क्योंकि मैगज़ीन काफ़ी लंबी है और एग्ज़ाम्स भी अब नज़दीक ही आ रहा है, तो हमें काफ़ी जल्दी से इसको कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो तीसरा आर्टिकल है डायरेक्ट लिस्टिंग। डायरेक्ट लिस्टिंग क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस होता है डायरेक्ट लिस्टिंग। ये क्या करता है, जिसके द्वारा कोई कंपनी जो होती है वो जो अपना शेयर होती है ना, जैसे जो नया शेयर नहीं जारी करेगी बल्कि जो मौजूदा शेयर होगा जो ऑलरेडी चल रहा होगा प्रोसेस में, उसी को क्या करेगी, पब्लिक डोमेन में कर देती है। ठीक है, इसी को क्या आता है, इसी को हम लोग लिस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब सीधे क्या होगा, इससे जो है इसको क्या होगा कि इसको विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में क्या करेंगे, सीधे जो है इसी जो भी प्रतिभूतियाँ होंगी, जो भी सिक्योरिटीज़ होंगी, उसको जो है लिस्ट सूचीबद्ध कर देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लिस्टिंग बोलते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 5 को अधिसूचित किया। ठीक है, कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 5 को अधिसूचित कर दिया। ये क्या करता है, ये कंपनी एक्ट 2013 की धारा 23 में संशोधन करता है, जो धारा 5 है। इसके तहत क्या है, संशोधन के तहत जो है कि भारतीय कंपनियों को अपनी जो प्रतिभूतियों को क्या है, सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई। इसे ही डायरेक्ट लिस्टिंग कहा गया। ठीक है, डायरेक्ट लिस्टिंग इसको कहा गया है, मतलब सीधे बताया ना आपको कि जिससे जो भी फॉरेन एक्सचेंज, जो भी स्टॉक एक्सचेंज होंगे वहाँ पे सूचीबद्ध कर दी जाएगी कोई कंपनी का स्टॉक या कंपनी का जो सिक्योरिटीज़ होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लिस्टिंग बोलेंगे। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या होता है, कंपनी नया शेयर नहीं जारी करती है बल्कि जो भी मौजूदा शेयर होगा उसी को पब्लिक डोमेन में पेश करेगी। और मतलब ये इसको लिए आईपीओ की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मैंने बहुत बार समझा चुका हूँ आपको कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की आवश्यकता नहीं होगी। वो क्या होगा, जो भी मौजूदा शेयर होंगे पहले से ही उसी को वो सार्वजनिक कर देगी और वहाँ से लोग खरीदते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, वैश्विक पूंजी तक जो पहुँच होती है ना वो कंपनी की, वो क्या होती है, वो आसान होती है, सुगम होती है। अभी तक क्या था कि भारतीय कंपनियां केवल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के जरिए माध्यम से या विदेशी बाजारों में अपनी ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करके ही इक्विटी बाजारों तक पहुंचती थी। अब डायरेक्ट लिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है कि पहले क्या था कि फिर डिपॉजिटरी रिसिप्ट के माध्यम से या फिर अपनी ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से ही जो सूचीबद्ध करती थी। इसी कारण से इसी वजह से जो है इसी दायरे से जो है क्या होती थी कि विदेशी बाजारों में जो है अपना पहुँच बनाती थी। पर अब क्या है कि अब जो है सीधे वो कंपनियाँ अपने स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर पाएंगी और अपने मौजूदा जो शेयर होंगे उनको भी पब्लिक कर पाएंगी डायरेक्ट लिस्टिंग में। ठीक है, अब आता है आपका चौथा आर्टिकल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CICs। ये क्या होती हैं? आरबीआई ने CICs को उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी जानकारी देने को अपडेट करने या उसमें संशोधन करने में देरी करने पर उधारकर्ताओं को मुआवजा देने संबंधी फ्रेमवर्क जारी करने का निर्देश दिया है। तो ये बात किया किसने किया है? आरबीआई ने किया है कि जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ हैं वे उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी जानकारी को अपडेट करने, उसमें संशोधन करने में देरी करने या उसके संशोधन करने पर क्या होगा कि जो उधारकर्ता होंगे उनको मुआवजा देने संबंधी फ्रेमवर्क जारी करने का निर्देश दिया है। यदि शिकायत का समाधान जो है 30 दिनों के भीतर नहीं होगा तो जो CICs हैं वो क्या करेंगी, शिकायतकर्ता क्या करेंगी, मुआवजा देंगी। ये बात किसने बोली है? आरबीआई ने बोली है। ठीक है, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ हैं अगर उनकी जो शिकायत का कोई भी उपभोक्ता है तो उसको क्या होगा कि अगर जो है समाधान नहीं होगा तो उसको मुआवजा देंगी। ठीक है, तो CIC क्या होती है? उधारकर्ताओं की जो क्रेडिट या ऋण संबंधी जो जानकारी होती है उसका रख रखाव करती है। आप समझ गए, जो भी ऋण और मतलब कर्जा जिसने भी लिया होगा, क्रेडिट कार्ड जिसका भी होगा, सारी चीज़ें होंगी तो वो क्या उसकी जो रिकॉर्ड की जानकारी कौन रखेगा? CIC रखेगी। ठीक है, बैंक तक और अन्य ऋणदाताओं तक जो है इसकी जानकारी तक पहुँच दी जाती है। ठीक, CIC क्या करती है? बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और NBFCs के जानकारी एकत्रित करती है। और ये क्या होता है, ऋण देने वाली संस्थाएं क्या होती हैं? उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता तय करने के लिए क्या करती हैं? CIC क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट का संदर्भ लेती हैं। CIC को लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या देनी है प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है आपको कि एक तो आपको ये देना है कि आरबीआई ने CICs को क्या बोला है कि मुआवजा फ्रेमवर्क 30 दिनों के भीतर अगर मुआवजा का प्रावधान किया है। दूसरा ये बोला है कि CICs को जो है आरबीआई क्या करता है? लाइसेंस देता है। प्रीलिम्स के लिए बस 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बस। और ये क्या करती हैं? CICs होती क्या है? तो जो भी ऋण और कर्जा, जो भी क्रेडिट जो भी होगा उसकी जानकारियाँ रखती हैं, ये उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। ठीक है, बैंक इन्हीं से जो है सारा जानकारी लेते हैं। ठीक, अब आता है हम लोग 5वां आर्टिकल, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। ये IRRA है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। इंपॉर्टेंट है कि किसने शुरू किया है? इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म शुरू किया है सेबी ने। ये इसमें किसने किया है? सेबी ने किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में IRRA
ए प्लेटफॉर्म शुरू किया है। आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। इसने इस मुख्य रूप से किस लिए किया है कि जो ट्रेडिंग जब होती है जब वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में, तो जो भी टेक्निकल ग्लिच आता है ना, उससे क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उसको बचाने के लिए किया है। अब ट्रेडिंग के समय जब टेक्निकल ग्लिच आता है, मतलब जो रुकाव आती है या कुछ दिक्कतें आती है, इसमें क्या होता है, ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट नहीं कर पाते जो भी इन्वेस्टर होते हैं। तो एक प्राइमरी साइट होगा, एक डिजास्टर रिकवरी साइट होगा, दो फेस होंगे इसके। मतलब एक प्राथमिक स्तर पर जो कार्य करेगा, और डिजास्टर मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ आपदा संबंधी, या फिर मान लीजिए कुछ साइबर अटैक हो गया, या फिर कुछ भी ऐसी आपदा के समय की स्थिति के लिए जो है एक रिकवरी साइट वहाँ पे होगी। तो ये बात है यहाँ पे। तो इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म शुरू किया है सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रीलिम्स के लिए बस। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, जो ट्रेनिंग केंद्रों से ट्रेनिंग मेंबर्स के जो ट्रेड्स है उसको डाउनलोड करता है, और इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग या वायरलेस तकनीक का उपयोग करने वाले निवेशकों को IRA एक्सेस करने के लिए एक लिंक के साथ SMS भेजता है। ठीक है, तो सभी ने मिलकर सभी स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, NCDEX हो गया, MX हो गया, मेट्रोपोलियन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया, सभी ने मिलकर क्या किया है, ज्वाइंट रूप से इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। सेबी ने इसको लॉन्च किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। बस इतना ध्यान दीजिए प्रीलिम्स के लिए, बाकी चीज़ छोड़ दीजिए। UN कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन, UN कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन, भारत ने UNGA में, यानी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, जनरल असेंबली है, उसमें संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर कन्वेंशन स्थापित करने संबंधी संकल्प जो था उसके पक्ष में मतदान किया। इसको किसने प्रस्तुत किया था, इसमें नाइजीरिया ने प्रस्तुत किया था। इसका शीर्षक क्या था कि UN में समावेशी और प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को प्रोत्साहन देना। तो भारत ने इसके समर्थन में वोटिंग किया। हालांकि जो है मैं आपको पूरा पढ़ देता हूँ क्योंकि आपको कुछ भी समझ में मतलब ये नहीं रहे कि एक लाइन छूटा या कुछ हुआ। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है वो प्रीलिम्स के लिए मैं मार्क कराता हूँ, बस उसको आपको रिवीजन के समय उसी को ध्यान देना है। ठीक है, चाहे तो आप वीडियोस को फिर फास्ट करके आप देख सकते हैं, रिवीजन आपका हो जाएगा। तो संकल्प का उद्देश्य क्या है कि सदस्य देश के नेतृत्व में किसी भी निश्चित सीमा के भीतर अंतर सरकारी तदर्थ समिति के गठन का प्रावधान करता है। ये क्या करेगी, इससे समिति एक व्यापक UN टैक्स कन्वेंशन तैयार करेगी। और ये क्या है, कर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को प्राथमिकता देता है। 2025 तक UN टैक्स कन्वेंशन तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो बस आपको ध्यान देना है कि नाइजीरिया ने प्रस्तुत किया था, और ये जो UN टैक्स कन्वेंशन है इसको क्या करना है, 2025 तक जो इसको तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बस इतना ही आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा। तो अभी आपको देखते हैं मेंस के लिए कि संकल्प का महत्व क्यों समझने के लिए रखिए कि इससे लागू होने से क्या होगा, जो वैश्विक कर प्रणाली है उससे विविध समस्याओं का समाधान संभव हो पाएगा। ऐसे बड़े पैमाने पर जो टैक्स चोरी हो रही है, धन का गैर कानूनी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन, चुराई गई परिसंपत्तियों की बरामदी, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर उचित टैक्स लगाना इत्यादि क्या है, इसकी जो है इस पर रोक लगेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कर संबंधी जो टैक्स संबंधी प्रावधान होगा उसके उल्लंघन से क्या होती है, लगभग $480 बिलियन से अधिक की हानि होती है। इससे क्या होगा, कन्वेंशन जब लागू होगा तो आय संबंधी जो है, कर संबंधी जो आय होगा उसमें इस हानि को रोका जाएगा। OECD को मतलब अभी इस कन्वेंशन को जब लागू होगा तो आर्थिक और विकास संगठन जो है OECD इसके एक अधिकार को समाप्त कर सकेंगे। कर संप्रभुता को सुरक्षित करते हुए जो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय कर निकाय होंगे उसको बनाने के नियम प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक, उचित सतत और आधुनिक इंटरनेशनल टैक्स प्रणाली के निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो UNGA के बारे में समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के बारे में। तो इसको देखते हैं आप लोग, UNGA क्या है। UNGA का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ध्यान इस बात को देना है, ना तो स्विट्जरलैंड में है, ना तो फिर आपका जो मतलब कहीं और देश में नहीं, यूरोपीय कंट्रीज़ में कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क में है। आपको देखना वाशिंगटन DC भी नहीं है, ऑप्शन में वाशिंगटन DC दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूयॉर्क है, इसको रट लीजिए UNGA का। ठीक है, इसका ये क्या है कि UN के 6 प्रमुख अंगों में से है। ठीक, अब ये क्या करता है कि जो इसका उद्देश्य क्या है कि UN के बजट पर विचार करना, उसे मंजूरी देना, सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है कि UN के बजट पर विचार करना, मंजूरी देना, UN महासचिव को नियुक्त करना। ठीक है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति संबंधित जो सभी सवाल होंगे उस पर चर्चा करना, और राजनीतिक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास, जिसका संहिताकरण, मानवाधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता के लिए सिफारिशें करना। भारत इसका सदस्य है, इसको आपको ध्यान देना है। हाँ, भारत आपका इसका सदस्य है, 193 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये खत्म होती है। अब आते हैं हम लोग 7वें वाले आर्टिकल पे, देवास निवेशकों संबंधित मामला, देवास इन्वेस्टर केस। जो हेग है, हेग स्विट्जरलैंड का, उसमें उसके जिला न्यायालय ने देवास मल्टीमीडिया जो थे, एक देवास मल्टीमीडिया थी, ठीक है, उसके निवेशकों को मुआवजा देने संबंधी निर्णय को रद्द करने की भारत सरकार की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। मतलब भारत सरकार ने अपील किया था कि जो भी निवेशक होंगे देवास मल्टीमीडिया के, उनके मुआवजा संबंधी निर्णय देना था, उसको जो निर्णय दिया गया था मुआवजा देने के लिए, उसको निर्णय को रद्द कर दिया जाए। तो भारत सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया। तो हाल ही में क्या हुआ कि जो यूनिलैटरल है,
ठीक है। यूएन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग इसने क्या किया, इसने देवास मल्टीमीडिया के मॉरिशस जो आधारित निवेशक हैं, ये लोग क्या है, देवास मल्टीमीडिया के निवेशक जो है मॉरिशस आधारित हैं, इनको $111 मिलियन का मुआवजा प्रदान करने का निर्णय दे दिया था यूनिक्लिटरल ने, ठीक है, यूएन क्लिटरल ने, अधिकरण था ये, ठीक है। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय यूएन यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनिक्लिटरल जिसको बोलते हैं, इसका निर्णय दिया था। यह निर्णय क्या था कि जो देवास और एंट्रिक्स कॉर्प क्या है, एक जो है ये एंट्रिक्स कॉर्प है, एक इसरो है, इसरो का क्या है, एक वाणिज्यिक शाखा है, ठीक है। इसरो का एक क्या है, कमर्शियल जो है एक यूनिट है, और उसके बीच में और देवास के बीच में एक क्या हुआ था, एक जो है समझौता हुआ था, मतलब एक एग्रीमेंट हुआ था। इसमें क्या था कि जो इसरो द्वारा, ठीक है, देवास मल्टीमीडिया को 2 संचार उपग्रह क्या थे 12 साल पर लीज पर दिए जाने थे, लीज पे, ठीक है। मतलब इसरो देता अपनी उपग्रह को देवास को लीज पर। हालांकि क्या हुआ कि सुरक्षा कारणों से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल थी 2011 में, इसने इस सौदे को खारिज कर दिया, ठीक। तो क्या हुआ कि अब इसी के खिलाफ मुकदमा चलने लगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर इसी पे जो है भारत सरकार को जो है अभी क्या हुआ था, जो यूनिक्लिटरल है यानी कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ने भारत सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था कि $111 मिलियन का मुआवजा दे। तो इसी भारत सरकार ने इसको अपील किया था एक जिला न्यायालय में, वहाँ एक ये जो अपील थी वो खारिज कर दी गई है। यही बात है, ठीक है, बस आप समझ लीजिए इसको। तो अभी क्या है कि अभी इसके लिए भारत सरकार ने याचिका दायर की थी, ठीक, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश का हवाला दिया था। इसने क्या बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोप में देवास मल्टीमीडिया के लिक्विडेशन का आदेश दिया था, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी ये एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो यूनिक्लिटरल है, ये क्या है, मध्यस्थता नियमों के तहत दिया गया निर्णय जो होता है वो कार्रवाई में शामिल सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। मतलब आपको यहाँ मानना पड़ेगा जो भी निर्णय आएगा, ठीक है। तो उसी बात के लिए क्या हुआ कि फिर ये जो अपील थी वो खारिज कर दी गई। अभी आपको जानते हैं कि क्या है कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया में है, न्यूयॉर्क में है और यूएसए में है, ठीक है। 2 जगह इसका हेडक्वार्टर है, इस 2 जगह बैठते हैं, वियना ऑस्ट्रिया में और न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े जो कानून होते हैं उसके क्षेत्र में यूएन की प्रमुख कानूनी संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड के जुड़े जो भी कानून होते हैं उसमें यूएन की प्रमुख कानूनी संस्था है। 1966 में इसको स्थापित किया गया था। ये करती क्या है, ये व्यापार संबंधी कानूनों को आधुनिक बनाकर, सुसंगत बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी कानूनी बाधाएं आती है उसको दूर करती है। 70 गो सदस्य देश हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 साल की अवधि के लिए महासभा के सदस्यों को चुनते हैं। भारत की सदस्यता 2022 में खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो अभी क्या है, भारत में मध्यस्थता संबंधी कानून कौन कौन से जो आर्बिट्रेशन संबंधी कानून होते हैं। तो भारत के मध्यस्थता मसूला अधिनियम 1996 को कानूनों के यूनिक्लिटरल फ्रेमवर्क के तर्ज पर तैयार किया गया था। इससे अंतिम बार क्या है 2021 में इसको संशोधन किया गया था, ठीक है। बस प्रीलिम्स के लिए ध्यान नहीं देना है, बस आप जान लीजिए इसको, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय मध्यस्थता कानून को आधुनिक बनाना है, सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप में लाना है और भारत को मध्यस्थता के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 के तहत क्या है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, इस बात को ध्यान देनी है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 के तहत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई थी। इसका बाद में नाम बदल कर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर दिया गया था। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की जो है स्थापना कैसे हुई थी, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 के तहत हुई थी, ठीक है। अब आते हैं अपने आर्टिकल पे। भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड, BBSSL, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड, याद कर लीजिए BBSSL। इसमें क्या है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर जारी किया है, ठीक है। भारतीय जो है गृह मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय ने, ठीक है, किस चीज़ की, भारतीय सहकारी लिमिटेड समिति लिमिटेड की, ठीक है। तो ये है क्या, ये क्या है कि इसका स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिए एकदम स्टार मार्क कर लीजिए यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए भी, कि इसकी स्थापना क्या है, देश के प्रत्येक किसान को प्रमाणित तौर पे और वैज्ञानिक तौर पे जो भी बीज उपलब्ध कराने के लिए 2023 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये क्या है इसकी स्थापना कि प्रदेश के प्रत्येक किसान को प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से तैयार बीज की उपलब्धता कराने के लिए 2023 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान दे देना है कि प्रत्येक किसान को प्रमाणित और वैज्ञानिक तौर पे बीज उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना 2023 में हुई थी। तो हाल ही में जब स्थापना हुई है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नवंबर मंथ की मैगजीन भी है। जो है क्या, ये एक सहकारी समिति है,
ठीक है, याद रखना आपको सहकारी समिति है, ये मल्टी स्टेट सहकारी समिति अधिनियम 2022 के तहत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ये करेगी क्या, इससे परंपरागत बीजों के जो संरक्षण होगा, संवर्धन होगा और अनुसंधान में मदद मिलेगी। परंपरागत बीजों का संरक्षण करके उससे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे क्या होगा, स्वास्थ्यपूर्ण अन्न, फल और सब्जियों का उत्पादन निरंतर होता रहे। यह काम BBSSL करेगी। इसको कौन कौन सा प्रोत्साहित कर रहा है, इफ्को कर रहा है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्रिफ्को कर रहा है, कृषक भारती कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेफेड कर रहा है। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस पर UPSC सवाल पूछ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये सब सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जो मतलब गौरतलब है कि जो BBSL है और अन्य जो सहकारी समितियाँ क्या करती हैं, किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने 9वें वाले आर्टिकल पे। इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा सा समझना यहाँ पे है, IMF के कोटे में वृद्धि यहाँ पे बात की जा रही है। तो जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ठीक है, कार्यकारी बोर्ड है, इसने जो सदस्य देश है IMF के, उसके कोटे में वृद्धि करने के लिए जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है। कोटे में वृद्धि करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है किसके, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। अब यह जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो क्या बोला है कि सदस्य देशों को जो वर्तमान कोटा है उसमें 50% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। ठीक, यह वृद्धि क्या होगी, देशों के जो मौजूदा कर कोटे उसके अनुपात में होगी। ठीक है, इस प्रस्ताव पर क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा विचार किया जाएगा और इससे प्रभावी बनाया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो उसने सदस्य देशों के कोटे में वृद्धि की। तो कोटा क्या होता है, ठीक है, तो आप समझिए IMF का कोटा आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो कोटा होता है कि IMF की जो फाइनेंशियल और जो गवर्निंग संरचना का प्रमुख भाग होता है। ठीक है, गवर्निंग संरचना का, IMF का फाइनेंशियल, ध्यान देना, वित्तीय और शासी संरचना का एक इंपॉर्टेंट अंग है ये। कौन सा, कोटा। कोटा के क्या बोलते हैं, SDR बोलते हैं। वही जो देश हेल्प मांगते हैं ना, जो स्पेशल ड्राइंग राइट के रूप में IMF से, ठीक है, जैसे पाकिस्तान को अभी मिला, अभी श्रीलंका को मिला। ठीक है, तो स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होती हैं, ये इसकी मुद्रा है, समझ लीजिए एक तरह से IMF की मुद्रा है स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, इसके अभी आप जानते होंगे, इसको आपने बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ाई होगा, इसके रूप में इसको दर्शाते हैं कोटे को। ये IMF का है, यूनिट ऑफ अकाउंट है। भारत IMF का यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, अगर सवाल पूछे तो SDR है। ठीक है, IMF का यूनिट ऑफ अकाउंट जो है वो SDR है। ठीक, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अभी क्या, कोटे का उपयोग कैसे होगा, इससे पता चलता है, मान लीजिए कि कोटे से ये पता चलता है कि किस देश ने IMF को कितना संसाधन का योगदान दिया। मतलब जितना देश जो योगदान देगा उसको उतना ही कोटा निर्धारित होगा। मतलब क्या होती है कि IMF में जो भी दिए जाने वाले निर्णय होते हैं उसमें इसी से क्या होता है, जो भी सदस्य देश होंगे उसकी क्या होगी, मतदान की जो शक्ति है वो तय होगी। ठीक है, ध्यान देना आपको। और अब ऐसे में क्या होता है कि जो सदस्यों को कोटा होता है, प्रति SDR 1 लाख पर 1 वोट और मूल वोट मिलता है। ये सभी सदस्यों के लिए समान होता है, एकदम सबके लिए इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, और इससे यह भी तय होता है कि एक सदस्य IMF से कितना ऋण प्राप्त कर सकता है। मतलब कोटे से ही जो है आपका मतदान अधिकार, आपका जो है हिस्सेदारी, ठीक है, SDR का कोटा मतलब, ठीक है, और क्या है कि कितना ऋण प्राप्त कर सकते हैं, इसी से आपका तय होता है। और SDR का आवंटन समान आवंटन BC से निर्धारित होता है। ठीक है, तो कोटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी कोटे भारत में वर्तमान में क्या है, भारत को और ये दर्शाता है कि किसी देश ने कितना योगदान दिया है, योगदान पे ही तो होता ही ये कोटा। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है कि भारत को 2.63% मतदान अधिकार है और SDR का कोटा कितना, 2.75 है। ठीक है, आपको ध्यान देना है भारत का, भारत के पास कोटा कितना है। तो कोटा को जो कैसे फॉर्मूला होता है, इसमें जो आर्थिक परिवर्तनीयता होती है उसमें 15% उसकी हिस्सेदारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार कितना आपके पास, उसका 5% निकाला जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कितना आप ओपन है उसके लिए 30% निकाला जाएगा और GDP का लिए आपको 50% निकाला जाएगा। इसी पे कोटा का फार्मूला जो होता है वो तय होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो कोटा का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान देना, इस बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए इसमें कि किसी सदस्य देश ने IMF को कितने संसाधन का योगदान दिया है। पहला चीज़, IMF में जो इसी से उपयोग होता है कोटा से कि IMF में जो निर्णय होगा उस सदस्य देश की मतदान शक्ति कितनी है। ठीक, कितना ऋण प्राप्त कर सकता है, यही बात आपके यहाँ पे मालूम चलती है। ठीक है, तो ये क्या है, गवर्निंग और फाइनेंशियल जो संरचना स्ट्रक्चर है उसका प्रमुख भाग है कोटा भारत IMF का। उसका SDR क्या होती है, इसका यूनिट ऑफ अकाउंट है। तो इसी को बढ़ोतरी में मौजूद जो भी सदस्य हैं उसके बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। भारत का आप समझ सकते हैं कितना कम है, 2.63 मतदान अधिकार है और SDR क्या सबसे अधिक किसके पास है, USA के पास है। ठीक है, तो अभी क्या है, कोटे में बढ़ोतरी का महत्व क्या होगा, तो इसके जरिए क्या होगा, IMF के अस्थायी संसाधनों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। ऋण के माध्यम से जो भी जुटाया जाने वाला संसाधन हो उसकी निर्भरता कम होगी।
IMF के बायलैटरल बोरो अरेंजमेंट पर निर्भर है। ये क्या है, इससे क्या है कि अभी अभी वर्तमान में क्या कर रहा है, IMF बायलैटरल बोरो अरेंजमेंट पर निर्भर हो रहा है। वह न्यू अरेंजमेंट बोरो नामक एक संकटकालीन निधि बनाने का विचार कर रहा है। तो अभी ये विचार कर रहा है, जो होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, छोटा छोटा है, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि अब बचा नहीं है, सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं। तो 10वें आर्टिकल में आते हैं इसमें इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क ICN। इसमें क्या है कि भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने पहली बार ISN के संचालन समूह का सदस्य बना, ये पहली बार बना है। तो आपको ये ध्यान देना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, पहले भी इसको मैं करा चुका हूँ, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार करा चुका हूँ इस मैगजीन में ही। तो पहली बार क्या है, ICN इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का सदस्य बना है, तो इंपॉर्टेंट है। ये 2 वर्ष की सदस्यता होगी। अब ये ICN क्या है, 40 जो विभिन्न प्राधिकरण है, प्रतिस्पर्धा वाले एजेंसी है, उसका क्या है, एक मतलब विशेषीकृत, परंतु क्या है, औपचारिक तौर पर नहीं, अनौपचारिक तौर पर क्या है, एक नेटवर्क है। इसका लक्ष्य क्या होता है कि दुनिया भर में कंपटीशन को बढ़ावा देने वाली जो भी नीतियाँ होती हैं उसमें उसको अपनाया जाए और प्रक्रियाओं को अपनाकर उसका समर्थन किया जाए। ठीक है, समूह में 18 सदस्य होते हैं, बस इसको आपको इतना ध्यान देना है। CCI बना है पहली बार, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। प्रसारण सेवा विनियमन अधिनियम, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023, ये क्या है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ड्राफ्ट प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 का मसौदा प्रस्तुत किया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आपको इसमें। ठीक है, सब चीज़ें तो इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बता रहा हूँ कि अब किसने ये वाला ध्यान देना है कि इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसको जारी किया है, ड्राफ्ट प्रसारण और सेवा विनियमन विधेयक 2023 को। यह विधेयक कानून बनने के बाद क्या होगा, ये केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 सूचना और प्रसारण क्षेत्रों को विनियमित करने वाले अन्य जो है पॉलिसी लेवल पे दिशा निर्देशों का स्थान ले लेगा। ठीक है, इसमें प्रावधान क्या है कि एक समेकित कानूनी ढांचा है, OTT और DTH और IPTV, डिजिटल न्यूज़ और करंट अफेयर को कवर करेगा। करंट मूल्यांकन समितियों की स्थापना करेगा। ये क्या करेंगी, स्व विनियमन को बढ़ावा देंगी जो समितियां होंगी। ठीक है, कंटेंट की क्या करेंगे, विनियमन को बढ़ावा देंगी। कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता क्या करेगी इसको, इससे जो होगा कि यह क्या करेगी, विविध सेवाओं में अलग अलग कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का प्रस्ताव करता है। इसमें क्या है कि प्रसारकों द्वारा स्व वर्गीकरण अपनाने के लिए प्रतिबंधित कंटेंट के लिए एक्सेस कंट्रोल उपाय को प्रावधान किए गए हैं। प्रसारण सलाहकार परिषद ये क्या करेगा, ये मौजूदा जो अंतर विभागीय समिति को उसका स्थान ले लेगी। दंड होगा किस लिए, जो भी उपबंध का उल्लंघन करने वाली संस्था पे क्षमता के अनुसार, उसकी वित्तीय क्षमता जितनी होगी उसी के अनुसार क्या होगा, दंड लगेगा। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए सुगमता यहाँ पे उपाय है, और संरचना को साझा करना और प्लेटफॉर्म सेवाओं को यहाँ पे प्रदान करने की बात यहाँ पे की जा रही है इसे जो है। ठीक है, इस विधेयक की आवश्यकता क्यों है, तो इससे क्या होगा कि इंटीग्रेटेड और भविष्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। अप्रासंगिक जो नियम होंगे, अधिनियम होंगे और दिशा निर्देशों को हटाकर विनियामकी ढांचे में प्रसारण क्षेत्र को जो है सुधार करेगा। दिव्यांग जन समुदायों को समर्थन को बढ़ावा देगा। वन स्टॉप कानून के रूप में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देगा। तो ये आपको यह ध्यान देना है। ठीक है, अब आता है दूसरा 12वां वाला आर्टिकल, डिजिटल विज्ञापन नीति 2023। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो इसमें क्या है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ही व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति। जो डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर विज्ञापन की नीति के लिए इसको मंजूरी दी है किसने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। यह नीति क्या करती है, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ जो है कम्युनिकेशन को जो भी सरकारी योजनाएं हैं और नीतियां हैं उसके जागरूकता को प्रसार करने के लिए डिजिटल मीडिया स्पेस का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। अब ये अधिकार जो है इसको किसको दे देगी, सेंट्रल जो है बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको क्या करेगी, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, योजनाएं हैं, इसके बारे में जागरूकता करनी है, डिजिटल मीडिया स्पेस का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाएगी। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत सरकार का जो भी अलग अलग मंत्रालय विभाग हैं उसको सोशल मीडिया की पहुंच में सुधार करना है। जो भी कार्य किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, जो भी मंत्रालय विभाग हैं उसकी सोशल मीडिया की पहुंच में सुधार हो, ऐसे नीतिगत ढांचे को लागू किया जाए जो क्या करते हैं, मंत्रालयों और CBC को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने में सक्षम बनाए, ऐसा इसको ढांचा बनाना है। ठीक है, ये बात है। दूसरा चीज़ क्या है, इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या करेंगी, ये है प्रमुख विशेषता कि जो नीति जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन को OTT और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस में एजेंसियों और संगठनों की सूची को तैयार करने में सक्षम बना देगी। डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म पैनल तैयार करने में सक्षम बनाएगी। इससे क्या होगा, पॉडकास्ट और डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस की बढ़ती संख्या का लाभ उठाने में मदद मिलेगी मंत्रालयों को। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया की शुरू की जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो विज्ञापन दर होगा उसका उचित निर्धारण और पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेगी। डिजिटल स्पेस में नए नवोन्मेषी संचार प्लेटफॉर्म को शामिल करने के लिए CBC को सशक्त बनाएगी। ठीक है,
इस नीति से लाभ क्या होंगे? तो इस नीति से लाभ यह होंगे कि इससे जो होगा नागरिक केंद्रित संदेशों का क्या होगा, प्रभावी प्रसारण संभव हो पाएगा। जन उन्मुख प्रचारों का क्या होगा, कम लागत में इसका प्रसारण होगा। विशाल सब्सक्राइबर बेस का उठाकर क्या करेंगे, आबादी तक, बहुत अधिक आबादी तक पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि भारत के पास क्या है कि अभी जो है वर्तमान में 880 मिलियन से अधिक लोगों तक क्या है, इंटरनेट की पहुँच है। तो इससे क्या होगा, जनता तक सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का संदेश पहुंचाने में टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया जाएगा। और क्या करेगा कि मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से लोक सेवा अभियान संदेशों का प्रसारण यहाँ पे किया जा सकेगा। ये इसका इंपॉर्टेंस है। अभी आता है CBC, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस संस्था जब न्यूज़ में है तो इसको देख लीजिए। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे दिल्ली में है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एक मीडिया को, मतलब मीडिया के संबंध जो रणनीति बनाती है, जो भी पॉलिसीज बनेंगी मीडिया के संबंध में, तो सरकार के लिए क्या करती है, ये एक कंसल्टेंटिंग बॉडी के तौर पे कार्य करती है, एक सलाहकारी निकाय के तौर पे यहाँ पे कार्य करती है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत इसका कार्य जो आता है। ठीक है, इससे क्या है कि अभी वर्तमान को अपन कुल सभी जो चीज़ें थी, इसे विज्ञापन, विजुअल प्रसार निदेशालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और संगीत और नाटक डिवीजन को मिलाकर आपस 2017 में इसको स्थापित यहाँ पे किया गया था। करती क्या है, ये प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल, आउटडोर और डिजिटल मीडिया के माध्यम से क्या करती है, जो भी मैसेज होते हैं उसका प्रसार करती है और लोगों को सशक्तिकरण हेतु सूत्रधार के रूप में सरकार की छवि को बेहतर बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये इसका लाभ होगा। तो अब आते हैं अपने 13वें वाले आर्टिकल पे। इसमें क्या है, इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड। इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड ही क्या है कि ये जो था, ये किस लिए लाया गया था कि जो भी अभी क्या होता था कि जो भी बुनियादी ढांचे जो परियोजनाएं होती थी, जो भी बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं होती थी, उसके लिए क्या होता था कि पहले हम लोग क्या होता था कि जमानती व्यवस्था थी। मतलब क्या कि हमें अगर कर्जा लेना है, ऋण लेना है, जो भी उसके बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें कुछ जमानत के तौर पर रखना पड़ता था। उसके लिए क्या करना पड़ता था, कॉन्ट्रैक्टर को जो है सब बड़ी परेशानी होती थी। उसी के बदले क्या किया जाए कि यहाँ पे जो है इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को लाया गया। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को क्या है, बैंक गारंटी के बदले में यहाँ पे इसको लाया गया। इसको इरडा ने जो है, यानी कि जो भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण है, इरडा, जो बीमा क्षेत्र का विनियमन करती है, इसने अनुमति दी थी। इससे क्या होगा, यह क्या करेगा, ये जो है ये बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमानती व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा, कॉन्ट्रैक्टर के प्रिंसिपल को भी सुरक्षा करेगा। ये त्रिपक्षीय अनुबंध होता है, इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड 3 पक्षों का अनुबंध होता है, इसको आपको ध्यान देना है। 2 पक्ष का अनुबंध नहीं कि मात्र कॉन्ट्रैक्टर और बैंक के बीच में हो गया वित्तीय सेवा, नहीं, इसमें त्रिपक्षीय अनुबंध होता है। इसमें क्या है, एक पक्ष जो है जमानतकार जो सिक्योरिटी देता है, यानी जमानत करता होता है। दूसरा पक्ष क्या, प्रिंसिपल के प्रदर्शन और करता है, यानी और उसके बाद तीसरा पक्ष क्या करता है, ऑब्लिजिबिलिटी की गारंटी देता है। ठीक है, तीसरे पक्ष को ऑब्लिजिबिलिटी यानी तीसरे पक्ष को गारंटी देता है। ठीक है, ये बात है, आपको ध्यान देना, 3 पक्षों का ये त्रिपक्षीय बॉन्ड होता है, इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड। तो क्या है अभी कि NHI ने, यानी नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने क्या बोला है, इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड जो है उसको बिड सिक्योरिटी के रूप में इसको यहाँ पे स्वीकार किया है। बिड सिक्योरिटी के रूप में इसको स्वीकार किया है। रुकिए मैं आपको बताता हूँ कि बिड सिक्योरिटी क्या होती है। बिड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है बोली प्रतिभूति बोलते हैं। ये होता क्या है कि मॉनेटरी गारंटी होती है परचेजर्स के तौर पे, और या फिर टेंडर के तौर पे क्या होता है, किसी भी जो है मतलब टेंडर को भरने या फिर मतलब उसके विड्रॉल को साइन करने के पक्ष में। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, एक सिक्योरिटी होता है, एक तौर पे सिक्योरिटी के तौर पे होता है, एक बोली प्रतिभूति इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो बिड सिक्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिड सिक्योरिटी को बोलते हैं अर्नेस्ट मनी। ठीक है, इसको बोलते हैं, अगर मतलब बिड सिक्योरिटी को आपको ध्यान देना है, इस क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी भी हो तो वो क्या है, आपको बिड सिक्योरिटी है माना जाएगा। ठीक है, बिड सिक्योरिटी या अर्नेस्ट मनी। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान देना है। तो रेफरेंस फ्यूल क्या है, यहाँ पे आते हैं अपना लास्ट वाला आर्टिकल, रेफरेंस फ्यूल। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने क्या बोला, भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल जो है लॉन्च किया है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला गैसोलीन, मतलब सोचिए भारत का अभी तक गैसोलीन, पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल। अभी तक क्या डीजल रेफरेंस फ्यूल जो होता क्या है, डीजल रेफरेंस फ्यूल जो होता है हाई क्वालिटी का प्रीमियम जो है प्रोडक्ट होता है। इसका उपयोग क्या करते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट होता है। जो वाहन के जो मूल निर्माता कंपनी होती है, ऑटोमोटिव मतलब ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो भी टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेशन मिलता है, तो उसमें कैलिब्रेशन और टेस्टिंग के लिए, मतलब उसमें टेस्टिंग के लिए क्या होता है कि रेफरेंस फ्यूल का इस्तेमाल होता है। गैसोलीन क्या होती है, जो फ्यूल क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम लिक्विड से मिलकर बनता है, उसको गैसोलीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसी के लिए क्या, भारत अभी तक इसके पास क्या था कि भारत के पास अपना कोई नहीं था। ठीक है, रेफरेंस फ्यूल या गैसोलीन वाला।
ठीक है। तो इससे क्या होता था कि हमें जो है स्थानीय स्तर पर भी कार्य करना पड़ता था, हमें जो है आयात करना पड़ता था, रेफरेंस फ्यूल का हमें आयात करना पड़ता था। तो अब क्या होगी, आयात जो है वो निर्भरता कम होगी। स्थानीय स्तर पर जो भी रेफरेंस फ्यूल उत्पादित होंगे वो क्या करेंगे, मानक के अनुरूप, जो ऑटोमोटिव उद्योग है उसके अनुरूप कार्य करेंगे और उन्हें समय पर उपलब्ध भी हो पाएंगे, सस्ते भी होंगे। तो किसने लॉन्च किया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला गैसोलीन और रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रीलिम्स की स्टार मार्क करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो आपका इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया आधे घंटे की क्लास में। देखिए अभी मात्र 29 मिनट 20 सेकंड ही हुए हैं, आधे घंटे की क्लास में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। कल से हम लोग जो है सिक्योरिटीज़ वाले सेक्शन से शुरू करेंगे और मैगजीन लगभग सिक्योरिटी के बाद इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, बस मैगजीन खत्म। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, प्लीज़ फीडबैक अपने जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा। और यहाँ पे क्विज़ है, 5 क्लासेस हुई हैं इकोनॉमिक्स की, यहाँ पे उसको देख करके इस क्विज़ को लगाइए विजनेस का, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपने कितना सीखा। ठीक है, धन्यवाद।